इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का विषय है धर्मेंद्र, बॉलीवुड के असली ही मैन। बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, इंटरव्यूज, टॉक शोज और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी, जो उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं। तो आज हमारा मिशन है उस सुपरस्टार के पीछे के इंसान को समझना। मतलब पंजाब के एक छोटे से गांव से लेकर एक लेजेंड बनने तक का उनका सफर। और इन सभी स्रोतों में कुछ बातें बार बार सामने आती हैं, जैसे धर्मेंद्र का सादापन, उनका वो जज्बाती स्वभाव और उनकी ऑन स्क्रीन छवि और असल जिंदगी के बीच का गहरा अंतर। सही कहा। आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब के नसराली गांव से, जहां धर्म सिंह देओल का जन्म हुआ। उनके पिता केवल कृष्ण सिंह देओल एक बहुत ही अनुशासित स्कूल टीचर थे। और ये बात मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है कि एक इतने सख्त माहौल में पला बड़ा लड़का फिल्मों का इतना बड़ा सपना कैसे देख पाया। देखिए, यही उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा विरोधाभास है। पिता तो चाहते थे कि बेटा प्रोफेसर बने। अच्छा। धर्मेंद्र जी ने खुद बताया है कि उनके पिताजी रात में भी उन्हें उठाकर पहाड़े सुनाने को कहते थे। मतलब माहौल काफी कड़ा था। हाँ, लेकिन इस सख्ती के पीछे एक माँ का प्यार भी था। उनकी माँ सतवंत कौर का उन पर बहुत गहरा असर था। वो एक तरह से उनके सपनों की खामोश समर्थक थी। माँ के बारे में एक बड़ा प्यारा किस्सा भी है ना, उनके कपड़ों को लेकर। हाँ, और वो किस्सा उनके पूरे परिवार के मूल्यों को दिखाता है। उनकी माँ, जिन्हें वो प्यार से बीजी कहते थे, वो अक्सर उनके महंगे कपड़े चुपके से गांव के जरूरतमंद लोगों को दे देती थी। अरे वाह। ये सीख कि जो आपके पास है उसे बांटना चाहिए, ये धर्मेंद्र जी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई। और फिर फिल्मों का कीड़ा लगा दिलीप कुमार की फिल्म शहीद देखकर। हाँ, उन्हें लगा कि ये हसीन और जमील शहजादों की दुनिया उन्हीं के लिए बनी है। और फिर 1958 में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता और सिर्फ 500 रुपए लेकर बॉम्बे आ गए। सुनने में बहुत फिल्मी लगता है, लेकिन क्या टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतना उस जमाने में सफलता की गारंटी था? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कॉन्टेस्ट ने उन्हें बॉम्बे का टिकट तो दे दिया, पर यहाँ आकर असल संघर्ष शुरू हुआ। आज की तरह तब कोई मीडिया या पीआर एजेंसीज नहीं थी जो एक विनर को रातों रात स्टार बना दे। उन्हें गैराज में रहना पड़ा, चने खाकर गुजारा करना पड़ा, और एक ड्रिलिंग फर्म में काम भी करना पड़ा। हाँ, 200 रुपए महीने पर। मतलब कॉन्टेस्ट जीतना सिर्फ एक दरवाजा था, चलना तो खुद ही था। इसी संघर्ष के दौर का एक किस्सा उनकी पहली गाड़ी से भी जुड़ा है। हाँ, और वो किस्सा उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो जिम्मेदारियों से भागे नहीं। जब उन्होंने अपनी पहली फिएट गाड़ी खरीदी तो अपने भाई को चिट्ठी में लिखा, बिल्कुल, लेकिन गांव खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। ये उनका दृढ़ संकल्प था। ये सिर्फ स्टार बनने का सपना नहीं था, ये परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी थी। और फिर ये संघर्ष रंग लाया। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे भले ही फ्लॉप रही, हाँ, नहीं चली, लेकिन शोला और शबनम जैसी फिल्मों से लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। पर असली मोड़ तो 1966 में आया। फूल और पत्थर। हाँ, फूल और पत्थर से। सही कहा। फूल और पत्थर ने सब कुछ बदल दिया। मीना कुमारी जैसी बड़ी स्टार के सामने एक ऐसा हीरो था जो रफ एंड टफ था। और जब उस फिल्म में उन्होंने पहली बार अपनी शर्ट उतारी तो हिंदी सिनेमा को अपना पहला ही मैन मिल गया। बिल्कुल, वो एक मर्दानगी का प्रतीक बन गए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, एक तरफ वो ही मैन बन रहे थे तो दूसरी तरफ वो ऋषिकेश मुखर्जी की सत्या काम और बिमल रॉय की बंदनी जैसी संवेदनशील फिल्में भी कर रहे थे। हाँ, ये दो अलग अलग छवियां एक साथ कैसे चली? और यही धर्मेंद्र की सफलता का राज था। उस दौर का दर्शक एक ही स्टार को अलग अलग अवतार में देखना चाहता था। अच्छा। वो चाहते थे कि उनका हीरो गुंडों को भी पीटे और समाज के लिए एक संवेदनशील इंसान भी हो। धर्मेंद्र मर्दाना हीरो भी थे और एक आम आदर्शवादी इंसान भी, और दर्शक दोनों किरदारों में उनसे जुड़ पाते थे। सत्यकाम को तो वो खुद भी अपनी पसंदीदा फिल्म कहते हैं। बिल्कुल, और आज भी वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाती है। उनकी काम करने का तरीका भी बड़ा अनोखा था। वो कहते थे कि एक्टिंग असल में एक रिएक्शन है, और एक जज्बाती इंसान होने के नाते वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि उनकी ये स्वाभाविकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी? बिल्कुल, वो मेथड एक्टर थे ही नहीं, वो किरदार को ओढ़ते नहीं थे, बल्कि वो किरदार को जीते थे। उनके कई मशहूर डायलॉग्स तो उनके अपने थे। जैसे शोले में वीरू का मौसी के आगे अदब से जी लगाना।
हाँ, ये उनका आइडिया था। या नौकर बीवी का में उनका वो मजेदार डायलॉग, इतना बड़ा लूडो खेलने वाला कहाँ से ले आई, ये सब सीन में जान डाल देता था। और कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, वो तो इतिहास बन गया। ये उनकी स्वाभाविकता थी जो पर्दे पर जादू करती थी। और ये सिर्फ डायलॉग्स तक ही सीमित नहीं था, है ना? वो एक्शन सीन्स में भी अपनी जान लगा देते थे। हाँ, इसका एक बेहतरीन उदाहरण मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग का है। एक सीन में उन्हें घोड़े से गिरना था और कैमरा बहुत नजदीक था। अच्छा। डायरेक्टर राज खोसला ने मना किया कि ये बहुत खतरनाक है, बॉडी डबल कर लेगा, लेकिन धर्मेंद्र नहीं माने। उन्होंने वो स्टंट खुद किया। वाह। और वो भी पूरी परफेक्शन के साथ। ये काम के प्रति उनका समर्पण था। और ये निर्दयता और समर्पण शायद सबसे ज्यादा एक ही फिल्म में नजर आया जिसने भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। शोले। वीरू का रोल तो धर्मेंद्र के लिए था। हाँ, लेकिन जय के किरदार के लिए काफी खींचतान चल रही थी। मैंने सुना है कि जय का रोल पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर हुआ था। हाँ, हुआ था, लेकिन इसका श्रेय काफी हद तक धर्मेंद्र को ही जाता है। अमिताभ बच्चन उस समय एक उभरते हुए एक्टर थे। तो धर्मेंद्र ने उनका नाम सुझाया? बिल्कुल, धर्मेंद्र ने ही रमेश सिप्पी से कहा कि इस लड़के में बहुत पोटेंशियल है। ये दिखाता है कि उनमें एक नए टैलेंट को पहचानने और उसे मौका देने की हिम्मत थी। सेट पर भी जय और वीरू की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, लेकिन धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में मजाक में कहा था कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाने के बाद अमिताभ पूरी फिल्म में कभी मुस्कुराए ही नहीं। ये धर्मेंद्र का मजाकिया अंदाज है। असल में दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन हाँ, एक अफवाह जरूर थी कि धर्मेंद्र ठाकुर का रोल करना चाहते थे। अच्छा। पर इस पे उन्होंने खुद साफ किया कि उन्हें वीरू का रंगीन किरदार बहुत पसंद था, खासकर जब सामने बसंती का रोल हेमा मालिनी कर रही थी। जाहिर है। उन्होंने कहा था, ऐसा प्यारा रोल वीरू का छोड़ के मैं ठाकुर का रोल क्यों करता जिसमें हाथ भी नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा, वीरू का किरदार उनके बिना सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये बात मुझे आज भी हैरान करती है कि शोले जब रिलीज हुई तो पहले कुछ दिन उसे फ्लॉप मान लिया गया था। हाँ, ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। केबीसी पर रमेश सिप्पी ने किस्सा सुनाया था। फिल्म रिलीज हुई और पहले 2-3 दिन चली ही नहीं, कोई चलाई नहीं, सब परेशान थे। रमेश सिप्पी और सलीम जावेद बैठकर चर्चा करने लगे कि क्या जय के किरदार को जिंदा रखकर फिल्म का अंत बदल दिया जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फैसला होता। बहुत बड़ा। उन्होंने फैसला किया कि सोमवार तक इंतजार करते हैं, और सोमवार आते आते तक वर्ड ऑफ माउथ ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। फिल्म सालों तक चली। चलिए, अब उनके निजी जीवन की बात करते हैं, जो उनकी फिल्मों की तरह ही नाटकीय और दिलचस्प रहा है। उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हुई, जब वो इंडस्ट्री में आए भी नहीं थे। फिर सेट पर हेमा मालिनी से प्यार हुआ, और ये रिश्ता उस दौर के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक था। उनका प्यार जताने का तरीका भी बड़ा फिल्मी था। जैसे बेटी ईशा के जन्म के समय उन्होंने प्राइवेसी के लिए पूरा 100 कमरों का अस्पताल ही बुक कर लिया था। हाँ, ये उनके ग्रैंड जेस्चर्स को दिखाता है। लेकिन हेमा जी के इंटरव्यू से पता चलता है कि धर्मेंद्र का स्वभाव थोड़ा पारंपरिक भी था। वो चाहते थे कि बेटियां हमेशा सलवार कमीज पहने। बिल्कुल, और यही उनकी शख्सियत की जटिलता है। वो दिल से एक पारंपरिक पंजाबी मर्द थे। हेमा जी ने इस बात को समझा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप प्यार में सिर्फ दे सकते हैं, मांग नहीं सकते। शायद इसी आपसी समझ ने उनके रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। अब बात करते हैं उनके उस ही मैन अवतार की, जो सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं था। सेट पर उनके गुस्से के भी कई किस्से मशहूर हैं। हाँ, जैसे राजकुमार वाला किस्सा। काजल फिल्म के सेट पर किसी बात पर बहस हुई और धर्मेंद्र ने राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया था। मतलब वो ये नहीं देखते थे कि सामने कौन है। नहीं, वो दिल से सोचते थे, दिमाग से नहीं। और ये सिर्फ सेट तक नहीं था, असल जिंदगी में अंडरवर्ल्ड से भी वो नहीं डरे। वो किस्सा तो कमाल का है ना? उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन आने लगे। एक दिन उन्होंने फोन उठाया और सामने वाले को कहा, सुनो, मैं धर्म सिंह देओल बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग यहाँ आओगे तो पंजाब से पूरा सनेवाल गांव आ जाएगा। और उसके बाद? कहते हैं उसके बाद उन्हें कभी कोई धमकी भरा फोन नहीं आया। लेकिन इस सख्त ही मैन के अंदर एक बहुत ही नरम और भावुक इंसान भी छिपा था। दिलीप कुमार से उनका रिश्ता बहुत खास था। बहुत गहरा रिश्ता था। दिलीप कुमार उन्हें अपनी जान कहते थे। जब दिलीप साहब का निधन हुआ तो धर्मेंद्र उनके पार्थिव शरीर के पास बैठकर बच्चों की तरह रो रहे थे। हेमा जी भी बताती हैं कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों को स्टेज पे डांस करते देख भावुक हो जाते हैं। उनकी फिल्में तक नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो उन्हें पर्दे पे रोते हुए नहीं देख सकते। ये उनके सख्त मिजाज के पीछे की नरमी को दिखाता है। एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है,
अपने पीक पर वो सबसे बड़े स्टार्स में से एक थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद को नंबर 1 की रेस में नहीं माना। सही बात है, वो स्वभाव से ही कॉम्पिटिटिव नहीं थे। उनका मशहूर शेर है, हम 3 में है न 13 में है, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में है जो खुदा को मोहब्बत, मोहब्बत को खुदा कहते हैं। वाह। लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि 300 से ज्यादा फिल्में करने के बावजूद उन्हें 37 सालों तक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। 37 साल, ये तो अविश्वसनीय है। इसकी क्या वजह थी? वो खुद इसके लिए इंडस्ट्री की राजनीति को जिम्मेदार मानते थे। उनका मानना था कि अवार्ड्स लॉबिंग से मिलते हैं और वो ये सब कभी नहीं कर पाए। जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, तब उन्होंने स्टेज पर अपना ये दर्द बयान भी किया था। उनकी विरासत सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है, वो अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहे। बिल्कुल, लेकिन राजनीति में उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। हाँ, वो दौर उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन उन्होंने राजनीति में आने के लिए हाँ की, उस दिन वो इतने डिप्रेशन में थे कि बाथरूम में शीशे पर अपना सिर दे मारा था। वो कहते हैं कि राजनीति उनके जैसे सीधे साधे इंसान के लिए नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि देओल परिवार की विरासत बॉलीवुड में जारी है। सनी और बॉबी के बाद अब उनके पोते करण देओल भी आ गए हैं। हाँ, और वो आज की पीढ़ी को जो सलाह देते हैं वो बहुत जरूरी है। वो सिखाते हैं कि एक्टिंग सिर्फ जिम में बॉडी बनाने से नहीं आती। वो मजाक में कहते हैं, अब तो एक्टिंग जिम से शुरू होती है। उनका मानना है कि एक्टिंग जज्बातों को महसूस करने और फिर उन्हें ईमानदारी से रिएक्ट करने का नाम है। वो आज भी खुद को एक लर्नर मानते हैं। बिल्कुल, जो 60 साल के करियर के बाद भी उनकी विनम्रता को दर्शाता है। तो आज हमने देखा कि धर्मेंद्र सिर्फ एक ही मैन नहीं, बल्कि गांव की मिट्टी से जुड़े एक सीधे साधे भावुक इंसान है। दिल से एक शायर, एक निडर शख्स और एक ऐसा पारिवारिक आदमी जिसने अवार्ड्स और शोहरत से ज्यादा सच्चे रिश्तों और अपनी जमीन को अहमियत दी। बिल्कुल, इन सभी स्रोतों से एक ऐसे इंसान की तस्वीर उभरती है जिसने अपार सफलता देखी लेकिन अपनी असलियत को कभी नहीं छोड़ा। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ हर कदम सोच समझकर और एक छवि बनाने के लिए उठाया जाता है, वहाँ एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा अपने दिल की सुनी और अपनी असलियत को कभी नहीं छुपाया, वो इतनी लंबी और यादगार विरासत कैसे बना पाया? उनकी कहानी अपनी जड़ों से जुड़े रहने की ताकत के बारे में क्या सिखाती है?